हेलो बच्चों। आइए आज आज हम बढ़ते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके सेकंड पार्ट में। और ये पार्ट जो है इसमें आपको मैं समझाने वाली हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे वो कौन कौन से स्टेप्स थे, वो कौन कौन से चीज़ें थी जिन्होंने फ्रांस के लोगों को कलेक्टिव किया, फ्रांस के लोगों को इकट्ठा किया, फ्रांस के लोगों की आइडेंटिटी को इकट्ठा किया। जैसे कि आपको बताया था, आपके चैप्टर में भी है, पहले भी पता था कि लोग जो थे, लोग एम्पायर्स में थे। पहले जो थे देश क्या थे, देश जैसे आज की देश डेट में जो हम देश देखते हैं, ये देश पहले नहीं होते थे। देश क्या होते थे, एम्पायर्स में होते थे, यानी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे। तो इस एम्पायर को या हम कह सकते हैं जैसे मोनार्की गवर्नमेंट थी, तो मोनार्की गवर्नमेंट से आज़ादी दिलाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। और रिवॉल्यूशन में अगर हम बात करें, हमारा चैप्टर है यूरोप का, तो यूरोप में अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसा कि आप 9th में पढ़ चुके हो। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, तो मेरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वीडियो को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे अगर हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उसने अपना, उसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। तो इसमें सबसे पहले देखो आता है, यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं आपके लिए काफ़ी अच्छे। आप चाहो तो इन नोट्स को भी यूज़ कर सकते हो, अपने पास लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहला आता है आइडिया ऑफ ला पेट्रिया एंड ली सिटियन। यानी कि अभी तक जो था फ्रांस में क्या चलता था, फ्रांस में जो अपर क्लास था, आपको याद होगा फ्रांस में 3 स्टेट थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको सर और मैडम कहा जाता था। जो ट्रेडिशनल तरीका था, ट्रेडिशनल तरीके से सर और मैडम उनको कहा जाता था। बाकी कॉमन पीपल को कोई सिंबलाइज नहीं किया जाता था किसी भी वर्ड से। तो यहाँ पे एक नया वर्ड जो है वो सामने आया, ला पेट्रिया और ली सिटियन। ला पेट्रिया और ली सिटियन जो था, ये था, ला पेट्रिया का मतलब है फादरलैंड, यानी ला पेट्रिया जो है, जैसे हमारा देश है, अब हमारा देश क्या है, भारत माता है। तो कैसे हम भारत माता कहते हैं, जैसे हम भारत माता बोलते हैं तो हमारे अंदर हमारे देश को लेकर के एक फीलिंग डेवलप होती है, नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। सेम वही फीलिंग जो थी, वही फीलिंग यहाँ पे थी, वही चीज़ जो थी वो यहाँ पे थी। और उसको यहाँ के देशों ने, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने वर्ड दिया ला पेट्रिया। ला पेट्रिया का मतलब है फादरलैंड। मैं इस पे लिख नहीं पा रही हूँ ठीक से। हाँ, तो ला पेट्रिया का मतलब है फादरलैंड। फादरलैंड जो है वो उन्होंने अपने देश को फादरलैंड कहा, कि ताकि लोग जो है अपने देश को एज अ फादर जो है वो ट्रीट करें और फादर की तरह उसके साथ अटैच हों। उसके बाद है ली सिटियन। ली सिटियन जो है, ली सिटियन उन्होंने, जैसा कि अभी मैंने पीछे कहा था कि पहले जो है सर और मैडम कहा जाता था, तो सर और मैडम की जगह अब उन्होंने एक कॉमन वर्ड जो था वो यूज़ किया, और उस वर्ड का नाम था ली सिटियन। ली सिटियन ही जो था वो था कॉमन वर्ड जो कि आपको याद होगा, ये जैकोबियंस ने इंट्रोड्यूस किया था ये वर्ड। और ये वर्ड जो है उसके बाद ये कॉमन रहा और सबके लिए ये यूज़ होने लगा। तो ली सिटियनी जो है वो कॉमन पीपल के लिए, मतलब सबके लिए, कॉमन पीपल नहीं कहेंगे, मतलब सबके लिए यूज़ होता था। उसके बाद दूसरा जो था, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग था, वो क्या था, वो था न्यू फ्रेंच फ्लैग। जो अभी तक मोनार्की गवर्नमेंट का फ्रेंच फ्लैग था, जो मोनार्की गवर्नमेंट का फ्लैग था, उस फ्लैग को, वो ट्रेडिशनल फ्लैग को अब जो है ख़त्म करके एक नया ट्राई कलर फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस का, जिसको लेकर के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप हुई। उसके बाद थर्ड जो है वो है ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम नेशनल असेंबली। आपने याद होगा, आपने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब मोनार्की गवर्नमेंट के बाद जो है वो जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास ने नेशनल असेंबली बनाई थी। और नेशनल असेंबली जो थी वो इलेक्टेड नेशनल असेंबली थी, जिसको एक्टिव मेंबर्स जो है इलेक्ट करते थे, और उसका ई स्टेट जनरल जो है वो उसका हेड होता था। तो नेशनल असेंबली जो है वो वहाँ पे बनाई गई। अभी तक नेशनल असेंबली से पहले क्या था, जो राजा होता था, मोनार्की गवर्नमेंट जो होती थी वही सारे काम करती थी, वही रूल रेगुलेशन बनाती थी। लेकिन जब वहाँ पे मिडिल क्लास ने रिवॉल्यूशन किया, और रिवॉल्यूशन के
बाद उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली जो है वो आप वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। नेक्स्ट है न्यू हाइम्स कंपोज्ड एंड ओथ टेकन। अब देखो नई नई चीज़ें, नई नई देशभक्ति सॉन्ग वहाँ पे आने लगे, पेट्रियोटिक सॉन्ग आने लगे, स्लोगन्स आने लगे, ओथ लोग जो है ओथ्स लेने लगे कि मतलब हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, इस टाइप से चीज़ें जो है वो सामने आने लगी कि हम देश के लिए मिट जाएंगे, हम देश को आज़ाद करेंगे। इस टाइप से ओथ लोग जो है ओथ लेने लगे, उसके बाद शपथ लेने लगे, नए नए पेट्रियोटिक सॉन्ग, नए नए पेट्रियोटिक पोएम्स, ये सब चीज़ें जो है वो सामने आने लगी। जैसे आपने वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने फिलोसफर्स पढ़े थे, फ्रेंच आर्टिस्ट पढ़े थे, उसके बाद ये लोग जो थे, इन लोगों ने इस टाइप की चीज़ों को ये लोग सामने लेके आए। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या था कि ये चीज़ नेपोलियन लेके आया था। नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने भी और नेशनल असेंबली ने भी, इन लोगों ने क्या किया था, जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि देश को चलाने वाला जो सिस्टम था वो सिस्टम क्या कर दिया था, सेंट्रलाइज कर दिया था। यानी कि सेंटर जो है वहाँ पे इस टाइप से आप समझ लो कि एक सरकार बन गई, नेशनल असेंबली ने एक गवर्नमेंट बना दी और इस गवर्नमेंट का काम है देश को चलाना। तो इस टाइप से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब जो है सिस्टम ऐसा नहीं था जैसे मोनार्की गवर्नमेंट में पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था, जो राइट्स थे वो बाय बर्थ दिए जाते थे, तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश। अब क्या हुआ, जो कस्टम ड्यूटीज़ लगी हुई थी, इंटरनल ड्यूटीज़ लगी हुई थी, मतलब कि जैसे मान लो एक शहर से दूसरे शहर अपने सामान को लेकर के जाना है तो उसके बीच में बैरियर्स लगा दिए जाते थे, ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी, ड्यूज़ देने होते थे लोगों को। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें अब ख़त्म कर दी गई। अब एक नेशनल लेवल पे मतलब कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, जिसकी वजह से जो टैक्स है, जो ड्यूज़ है, वो हर जगह अब जो भी ट्रेडर्स हैं उनको हर जगह नहीं देना है, अब उनको एक ही जगह उसको देना है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स वर इंट्रोड्यूस। अब इसमें क्या हुआ कि पहले क्या होता था, जो वेट और मीज़र के जो सिस्टम, वेट और मीज़र का जो सिस्टम था वो हर जगह अलग अलग था। जैसे मान लो, जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे एक मीटर जो कपड़ा है वो कहीं पे 55 पॉइंट कुछ था, किसी पे कहीं पे 56.1 था, कहीं पे मतलब कि मेज़रमेंट जो है वो परफेक्ट नहीं था। ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो, जैसे हमारे यहाँ एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 हमारे यहाँ के ये यूनिवर्सल है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम जो है वो यूनिवर्सल है, आप कहीं भी चले जाओ आपको 1000 ग्राम ही मिलेगा। लेकिन पहले क्या था, पहले 1000 नहीं होता था, कहीं पे 900 होता था, कहीं 950 होता था, कहीं 960 होता था, कहीं 1050 होता था। तो इस तरीके से लोगों को जो है, लोगों को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, जिसके लिए लोग क्या करते थे, जिसके लिए लोगों को जो स्पेशली जो ट्रेडर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो यहाँ पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में यहाँ पे वेट और मेजर्स के जो सिस्टम था उसको यूनिफॉर्म कर दिया, मतलब एक बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज। फ्रेंच जो थी वो वहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई, जिसमें फ्रेंच को एक ऐसी लैंग्वेज बनाया गया कि वो जैसे हमारे देश है, तो हमारे देश में हम कहते हैं ना हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हम हिंदी के से राष्ट्रभाषा जब हमने कह दिया तो राष्ट्रभाषा के साथ हमारा जो अटैचमेंट है वो हिंदी के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे थी, फ्रेंच जो है वो एक वहाँ की कॉमन लैंग्वेज हो गई। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आप सेम ऐसे ही अगर ये सारे पॉइंट्स आप लिख देते हो तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है प्लस 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, आपको ये यूज़फुल है। ओके बच्चों, बाय बाय। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आई होप समझ में आया होगा।